भाग 1। शुरुआत। ये लड़का कभी एक बिल्कुल साधारण कॉलेज स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन एक दिन अपने क्लासमेट्स के साथ समय बिताते हुए वह अनजाने में एक उपन्यास की दुनिया में पहुंच गया। उसे हमेशा उम्मीद थी कि किसी दिन वह अपने असली संसार में वापस लौट जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अचानक टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आने लगी। आज शाम 8 बजे एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। महान जादूगर ली रुईजुन एक मिशन के दौरान शहीद हो गए हैं। दुष्ट ड्रैगन क्लॉस को रोकने की कोशिश में ली रुईजुन ने अपनी जान गंवा दी। ये घटना सियोल के केंद्र में हुई। नायक टीवी के सामने बैठा ये खबर सुनकर बिल्कुल स्तब्ध रह गया। ली रुईजुन मर चुका था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसकी मौत नहीं थी। समस्या ये थी कि ली रुईजुन इस कहानी का मुख्य पात्र था। सिर्फ 25 साल की उम्र में वह दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली युवा जादूगर और सबसे प्रसिद्ध युवा हीरो बन चुका था। लेकिन ये बातें भी उतनी महत्वपूर्ण नहीं थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह इस उपन्यास का मुख्य पात्र था, और जिस दुनिया में नायक रह रहा था उसकी पूरी नींव इसी उपन्यास की कहानी पर बनी थी। अगर सब कुछ मूल कहानी के अनुसार चलता तो अंत एक सुखद अंत होना चाहिए था। ली रुईजुन को दुष्ट ड्रैगन क्लॉस के खिलाफ लड़ना था और एक भयंकर लड़ाई के बाद उसे हराना था। लेकिन अब मुख्य पात्र ही मर चुका था। नायक के दिमाग में सवाल घूमने लगा, अब कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। वह कभी नहीं सोच सकता था कि कहानी इतनी बुरी तरह बदल जाएगी। वह हमेशा मुख्य कहानी से खुद को दूर रखता आया था। तभी टीवी अचानक एक फूलदान में बदल गया। नायक हैरान रह गया, ये अचानक फूलदान क्यों बन गया। वह टीवी के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। तभी उसने बाहर देखा और उसके होश उड़ गए। सड़क पर चल रहे लोग एक एक करके गायब हो रहे थे। ये क्या हो रहा है। तभी उसके सामने एक लाल रंग की रहस्यमयी विंडो दिखाई दी। उस पर लिखा था, मुख्य पात्र ली रुईजुन की मृत्यु हो चुकी है। सभी मुख्य घटनाएं विफल हो चुकी हैं। कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। दुनिया को रीसेट किया जा रहा है। अगले ही पल नायक का शर बड़ी ईरा धीरे धीरे टूटने लगा। उसकी चेतना अनंत अंधकार में डूब गई। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन उसी अंधेरे में उसे किसी की आवाज सुनाई दी, जल्दी करो छात्रों, हम यहाँ बहुत देर से हैं। अचानक उसने आंखें खोल दी। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। मुझे छात्र किसने कहा। फिर उसने चारों तरफ देखा। वह एक बस में था। मैं बस में कैसे आ गया। मैं तो अभी अपने कमरे में था। उसने बाहर देखा और तुरंत पहचान गया। यह वही स्कूल था जहाँ से उसने 7 साल पहले पढ़ाई पूरी की थी। उसने अपने शरीर पर लगी स्वागत पत्रिका देखी। उस पर साल लिखा था 2032। 2032, इसका मतलब मैं 7 साल पीछे आ गया हूँ। स्कूल का प्रसारण शुरू हो गया। सभी छात्र कृपया जल्द से जल्द अपनी सीट पर बैठ जाएं। नायक चारों तरफ देखने लगा। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा 7 साल पहले था। उसने सोचा, क्या ये सब ली रुईजुन की वजह से हुआ। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, ली रुईजुन आखिर मरा क्यों। मूल कहानी के अनुसार उसके मरने का कोई कारण नहीं था। क्लॉस का पागलपन भी कहानी के अनुसार ही हुआ था और ली रुईजुन को एक भयंकर लड़ाई के बाद उसे हराना था। फिर उसकी मौत कैसे हुई। नायक जितना सोचता उतना ही उलझता गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उसे एक और डर सताने लगा। अगर इस जिंदगी में भी ली रुईजुन मर गया तो क्या दुनिया फिर से रीसेट होगी या इस बार सीधे नष्ट हो जाएगी। उसे जवाब नहीं पता था, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, ली रुईजुन को इस बार मरने नहीं दिया जा सकता। अगर उसे कभी अपने असली संसार में वापस जाना है तो उसे ली रुईजुन की मौत रोकनी होगी, और उसे इस उपन्यास का परफेक्ट एंडिंग भी देखना होगा। इसके लिए सबसे पहले उसे कहानी के मुख्य पात्रों से दोस्ती करनी होगी। तभी कोई आकर उसके बगल में बैठ गया। वह थी लियू याला। वह दूसरे वर्ष की दूसरी रैंक वाली छात्रा थी और इस कहानी की महत्वपूर्ण मुख्य पात्रों में से एक थी। नायक ने मुस्कुराकर कहा, हाय। लेकिन लियू याला ने उसे ठंडी नजरों से देखा। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हो जैसे हम पहले से एक दूसरे को जानते हो। नायक चुप हो गया। उसने मन ही मन सोचा, पिछली जिंदगी में मैंने इस लड़की से ज्यादा बात नहीं की थी। ये इतनी मुश्किल क्यों लग रही है। लियू याला ने फिर उसे देखा। अगर तुम्हें कुछ कहना नहीं है तो मुझे घूरते मत रहो। क्या तुम कोई अजीब इंसान हो। नायक समझ गया कि मुख्य पात्रों से दोस्ती करना उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। भाग 2। नया सेमेस्टर। कुछ ही देर में लेक्चर हॉल छात्रों से भर गया। एक शिक्षक ने मॉनिटर्स को आगे आने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद 3 लोग मंच पर खड़े थे। उनमें दूसरे वर्ष में प्रथम स्थान पाने वाला ली रुईजुन भी था। अभी वह छात्र ही था, लेकिन फिर भी पहले से मशहूर था। यह एक शक्तिशाली फैंटेसी दुनिया थी और ली रुईजुन की प्रतिभा ऐसी थी कि आगे चलकर वह लगभग सब कुछ अकेले संभाल सकता था। नायक ने उसके पास खड़ी छात्रा की ओर देखा। बाहर से वह बहुत प्यारी दिखाई देती थी, लेकिन नायक जानता था कि शायद यह उसका असली रूप नहीं था। उसके पास खड़ा वरिष्ठ छात्र मूल कहानी में लगभग एक राहगीर जैसा ही था। जल्द ही छात्र शपथ समारोह शुरू हो गया। तभी लियू याला का शरीर अचानक थोड़ा कांप गया। नायक ने उसकी नाराजगी देखी और सोचा, शायद यहाँ कुछ अंक हासिल किए जा सकते हैं। उसने लियू याला से बात करने की कोशिश की। सच कहूं तो मुझे लगता है कि तुम ऊपर के दोनों लोगों से ज्यादा प्रतिभाशाली हो। लियू याला का चेहरा और ठंडा हो गया। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। क्या तुमने उन्हें जादू इस्तेमाल करते हुए देखा है। नहीं तो फिर। नायक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरी हमेशा बहुत सही रहती है। लियू याला गुस्सा हो गई। मेरे साथ फिर मजाक मत करना। नायक समझ गया कि यह तरीका भी काम नहीं आया, लेकिन उसने फिर कोशिश की। तुम इन दिनों अपने करियर को लेकर परेशान हो, है ना। लियू याला अचानक चौंक गई। इसे ये कैसे पता। नायक ने अपना नाम बताया। जिन सान्यू। मेरा नाम याद रखना। लियू याला ने कहा, ठीक है, लेकिन अब से मुझसे बात मत करना। इतना कहकर वह उठी और चली गई। नायक ने सोचा, लगता है शुरुआत से ही सब बिगाड़ दिया। उसी दिन मैजिक अकादमी में नए सेमेस्टर की शुरुआत हुई और सबसे पहले मूल्यांकन परीक्षा रखी गई। इस परीक्षा का उद्देश्य हर छात्र का स्तर तय करना था। छात्रों को पूरी स्कूल फैकल्टी के सामने अपनी ताकत दिखानी थी। नायक बिल्कुल चिंतित नहीं था। पिछली जिंदगी में उसके पास कई बार लेवल तक पहुंचने का मौका आया था, लेकिन अंत में वह लेवल पर ही रुक गया था। लेकिन अब सब कुछ अलग था। इन बच्चों से तुलना करवाना थोड़ा शर्मनाक है। अब समय आ गया है कि इन्हें मेरी असली क्षमता दिखाई जाए। सबसे पहले एक छात्र ने परीक्षा दी। उसके पूरे शरीर के चारों ओर बर्फ के अनगिनत नुकीले तीर दिखाई देने लगे। अगले ही पल उसने उन्हें सामने की ओर दाग दिया। छात्रों ने यह दृश्य देखकर हैरानी जताई। इसकी जादुई शक्ति बहुत ज्यादा है। फिर दूसरे वर्ष की परीक्षा शुरू हुई। सबसे पहले लियू याला आगे आए। उसने अपने हाथों में आग की जादुई शक्ति जमा की और सामने फेंक दी। अगले ही पल उसने सभी बर्फीले तीर नष्ट कर दिए। छात्रों में हलचल मच गई। क्या ये सच में हमारी ही कक्षा की छात्रा है। इसे प्रोफेशनल लेवल कहना भी गलत नहीं होगा। इसके बाद ली रुईजुन की बारी आई। उसने एक लंबी तलवार हाथ में ली और सामने उड़ रहे बर्फीले तीरों पर वार किया। अगले ही पल सारे तीर हवा में 2 हिस्सों में कट गए।
ली रुईजुन मुस्कुराया। नायक ये सब ध्यान से देख रहा था। वह जानता था कि लियू याला में भी जबरदस्त प्रतिभा है। अगर ये दुनिया ली रुईजुन की कहानी पर आधारित न होती तो शायद लियू याला खुद एक महान किंवदंती बन सकती थी। लेकिन ली रुईजुन पहले से ही प्रोफेशनल स्तर का जादूगर था, इसलिए उसकी चमक में बाकी लोग दब जाते थे। तभी शिक्षक ने नायक का नाम पुकारा, जिन सान्यू। नायक तुरंत खड़ा हो गया। आखिर मेरी बारी आ गई, उसने मन ही मन कहा। अब इन्हें असली तकनीक दिखाता हूँ। शिक्षक ने उसे ध्यान से देखा। मैंने इसे पिछले साल क्यों नहीं देखा? फिर शिक्षक ने रिकॉर्ड देखा। उसके अनुसार नायक की प्रतिभा तारांकन इनहेंसमेंट मैजिक तारांकन में थी। शिक्षक थोड़ा उलझ गया। नायक ने हाथ उठाया। अचानक उसके हाथ में जादुई ऊर्जा दिखाई दी। एक शिक्षक ने ध्यान से देखा। क्या उसने अभी लिमिट कंप्रेशन का इस्तेमाल किया? यह उच्च स्तर की तकनीक थी। पहले जादुई शक्ति को बेहद सटीक तरीके से संकुचित करना पड़ता था और फिर उसे नियंत्रित करके छोड़ा जाता था। ऐसी तकनीक आमतौर पर अनुभवी जादूगर ही इस्तेमाल करते थे। एक दूसरे वर्ष का छात्र ये तकनीक कैसे इस्तेमाल कर सकता है? नायक ने अपनी संकुचित जादुई शक्ति सामने रखी कठपुतली की ओर भेज दी। सभी की नजरें उसी पर टिक गईं। लेकिन अगले ही पल पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा, क्योंकि नायक की जादुई शक्ति तारांकन हमला करने से पहले ही खत्म हो गई। तारांकन सामने रखी तीनों कठपुतलियां बिल्कुल सही सलामत खड़ी थीं। नायक के चेहरे पर शर्मिंदगी आ गई। उसने मन में कहा, मैं तो बड़ा दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जोकर बन गया। और तभी उसके सामने अचानक एक विंडो खुल गई। फिर दूसरी, फिर तीसरी, अनगिनत विंडो उसके सामने दिखाई देने लगीं। उसकी बाहरी दुनिया से मिली विशेष प्रतिभा सक्रिय हो चुकी थी। उसे एक उपलब्धि मिली, तारांकन तारांकन, जोकर बनकर भी मैं ही हूँ। भाग 3 पॉइंट्स और सिस्टम रात हो चुकी थी। पूरे दिन की शर्मिंदगी के बाद नायक आखिरकार अपने डॉर्मिटरी में वापस आया। उसकी पिछली जिंदगी में सिस्टम की विंडो केवल रात में खुलती थी, लेकिन इस बार परीक्षा के दौरान ही सिस्टम सामने आ गया था। उसे एक नई उपलब्धि मिली थी, क्योंकि उसने सैकड़ों छात्रों के सामने खुद को जोकर बना लिया था। लेकिन इस शर्मनाक घटना का एक फायदा भी हुआ। उसने 4 मुख्य पात्रों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और उसे तारांकन तारांकन 4000 रिवॉर्ड पॉइंट्स तारांकन भी मिले थे। ये पॉइंट्स उसकी विशेष आउटसाइडर टैलेंट क्षमता से जुड़े थे। यह उस व्यक्ति के लिए विशेष सुविधा थी जो दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आया था। इन विंडो के जरिए वह अलग अलग जानकारी देख सकता था। उपलब्धियां हासिल करने या लोगों की याद में आने से उसे पॉइंट्स मिल सकते थे। फिर उन पॉइंट्स का इस्तेमाल पॉइंट्स शॉप में विशेष स्किल्स और आइटम खरीदने के लिए किया जा सकता था। कुल मिलाकर ये बेहद शक्तिशाली सिस्टम था। लेकिन नायक के लिए एक समस्या थी। मैं 200 से ज्यादा छात्रों के सामने जोकर बन गया और बदले में इतने पॉइंट्स मिले। उसे खुशी और शर्मिंदगी दोनों महसूस हो रही थी। फिर उसने अपनी क्षमताओं को देखना शुरू किया और उसे पता चला कि पिछली जिंदगी में उसने जिन पॉइंट्स को खर्च किया था वे सभी रीसेट हो चुके थे। यह अच्छी और बुरी दोनों खबर थी। बुरी बात यह थी कि पिछली जिंदगी की सारी मेहनत बेकार हो गई थी। अच्छी बात यह थी कि इस बार वह अपनी क्षमता का रास्ता खुद चुन सकता था। इस दुनिया में जादू की 4 मुख्य प्रणालियां थीं, तारांकन इनहेंसमेंट, लिमिटेशन, सपोर्ट और समन। तारांकन इनहेंसमेंट सिस्टम हथियार या शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता था और आमतौर पर नजदीकी लड़ाई में उपयोगी था। लिमिटेशन सिस्टम जादुई शक्ति को सीमित करके उसे विशेष तरीके से छोड़ा जाता था। समन सिस्टम में प्राणियों या दूसरी शक्तियों को बुलाना शामिल था और सपोर्ट सिस्टम दूसरे लोगों की मदद करने के लिए था। नायक ने तारांकन लिमिटेशन तारांकन को अपनी मुख्य विशेषज्ञता चुना। कारण, क्योंकि लिमिटेशन मैजिक ज्यादा कूल दिखता है। वह पॉइंट्स खर्च करके अपनी जादुई शक्ति बढ़ाने वाला था कि तभी उसके सामने एक और विंडो खुली। तारांकन तारांकन 50 पॉइंट्स प्राप्त हुए। तारांकन नायक चौंक गया। अचानक 50 पॉइंट्स क्यों मिले? फिर उसे समझ आया, क्या सिर्फ जोकर बनने से मुझे इतने पॉइंट्स मिल रहे हैं? वह उत्साहित हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही मेरे पास पॉइंट्स की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसे याद करने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही थी। रुको, मुझे याद करने वाले लोग स्कूल के छात्रों से भी ज्यादा कैसे हो गए? उसने घबराकर अपना फोन निकाला और जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, उसका दिल बैठ गया। उसकी परीक्षा का वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हो चुका था। जिस पल उसकी जादुई शक्ति कठपुतली तक पहुंचने से पहले खत्म हो गई थी, वही वीडियो अब ऑनलाइन फैल चुका था। मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई इसे रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल देगा। लेकिन फिर उसने सोचा, वैसे ये इतनी बुरी बात भी नहीं है। शर्मिंदगी मेरी है, लेकिन पॉइंट्स असली हैं। उसने खुद को समझाया, तारांकन तारांकन, जब तक मुझे शर्म नहीं आ रही, शर्मिंदा होने वाला कोई और है। इसी सोच के साथ उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार आया। अगले दिन जहां भी नायक जाता, छात्र उसके बारे में बात कर रहे थे। अरे, ये वही लड़का है ना जो कल वीडियो में था? हाँ, वही। उसने ऐसा क्या करने की कोशिश की थी? नायक ने सबकी बातें सुनी। उसे एहसास हुआ कि पूरी रात की यह शर्मिंदगी शायद बेकार नहीं गई थी। इस सबके बाद उसे कुल तारांकन तारांकन 5000 पॉइंट्स मिल चुके थे। वह आखिरकार अपनी कक्षा में पहुंचा। आमतौर पर शांत रहने वाली कक्षा में उसे देखते ही अचानक हलचल मच गई। कल तुम बहुत मजेदार थे। तुम्हें देखकर तो सबका मूड अच्छा हो गया। तुम हमेशा कहते थे कि तुम्हारा परिवार बहुत अमीर है। आखिर तुम्हारे घरवालों ने तुम पर कितना पैसा खर्च किया है? नायक उन बातों से परेशान था। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी। उसका नाम था तारांकन पियाओ रिनहुआन तारांकन। वह कहानी के शुरुआती हिस्से का एक खतरनाक और परेशान करने वाला किरदार था। नायक जानता था कि उससे उलझना ठीक नहीं होगा, इसलिए वह वहां से जाने लगा। लेकिन पियाओ रिनहुआन ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज से तुम्हारा नाम बेवकूफ है। जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं, तुम्हें तुरंत दौड़कर मेरे पास आना होगा, वरना तुम्हारी स्कूल लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। तभी पीछे से ली रुईजुन की आवाज आए। क्या मैंने तुम्हें दूसरे बच्चों को परेशान न करने के लिए नहीं कहा था? पियाओ रिनहुआन ने पीछे मुड़कर देखा। सामने दुनिया का मशहूर जीनियस ली रुईजुन खड़ा था। पियाओ रिनहुआन का चेहरा बदल गया। तो ये दुनिया का महान जीनियस खुद हीरो बनने आया है? लेकिन ली रुईजुन की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। पियाओ रिनहुआन डर गया। उसने अपने साथियों को इशारा किया और वहां से चला गया। ली रुईजुन ने नायक की तरफ देखा। तुम्हारा नाम जिन सान्यू है ना? कैसे हो? कल वाला वीडियो शायद तुम पर काफी असर डाल गया होगा। नायक कहने वाला था कि वह ठीक है, लेकिन उसने सोचा, तारांकन यही तो ली रुईजुन के करीब जाने का सही मौका है। तारांकन, इसलिए उसने अपनी परेशानी के बारे में उससे बात की। ली रुईजुन ने उसे सांत्वना दी। उस बात को दिल पर मत लो। जो लोग जानबूझकर वीडियो फैलाते हैं, गलती उनकी है। इतना कहकर वह जाने लगा। लेकिन नायक ने तुरंत उसे रोक लिया। क्या मैं आपके साथ जुड़ सकता हूँ? ली रुईजुन रुक गया। क्या मतलब? मैं इस सेमेस्टर की अंडरग्राउंड सिटी क्लास की बात कर रहा हूँ। क्या मैं आपकी टीम में शामिल हो सकता हूँ? ली रुईजुन हैरान हुआ। तुम मेरी टीम में क्यों आना चाहते हो? इससे तुम्हें क्या फायदा होगा?
नायक ने कहा, मेरे पास इसके 2 कारण हैं। ली रुईजुन की दिलचस्पी बढ़ गई। पहला कारण, मैं पूरे दूसरे वर्ष का सबसे कम रैंक वाला छात्र हूँ। ली रुईजुन हंस पड़ा। तुम इसे मेरे साथ टीम बनाने का कारण मानते हो? नायक ने समझाया, सभी संयुक्त परीक्षाओं में बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। आप स्कूल के नंबर 1 छात्र हैं और मैं सबसे नीचे हूँ। अगर हम एक टीम में होंगे तो हमारी टीम का स्कोर बहुत बेहतर हो सकता है। ली रुईजुन ने सोचा, लेकिन कमजोर सदस्यों को साथ लेकर चलने का जोखिम बहुत ज्यादा है। तभी नायक ने दूसरा कारण बताया। लियू याला ने अपनी टीम के लिए 2 अच्छे छात्रों को चुन लिया है। ली रुईजुन ने तुरंत समझ लिया। लियू याला का मुख्य विशेषज्ञता क्षेत्र रेंज मैजिक था। उसके साथ 2 अच्छे छात्र हों तो वह परीक्षा आसानी से पार कर सकती थी। नायक ने फिर कहा, और तीसरा कारण भी है। ली रुईजुन ने उसे देखा। अभी तो तुमने कहा था कि 2 कारण हैं। नायक बोला, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने मेरी क्षमता को गलत समझा है। मेरी स्किल वास्तव में काफी अच्छी है। ली रुईजू न खुश हुआ। तुम्हारी क्षमता के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम मुझे दिलचस्प लगते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ टीम बना लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, बाकी टीम के सदस्यों को चुनने का अधिकार मेरा होगा। नायक ने तुरंत हामी भर दी। इस तरह ली रुईजुन उसकी टीम में शामिल हो गया। भाग 4, जादू की परीक्षा। अगली क्लास में शिक्षक जादू के इतिहास के बारे में बता रहे थे। जादू की उत्पत्ति 14वीं शताब्दी तक जाती है। उस समय केवल 2 मुख्य प्रणालियां थीं। आज की तरह 4 नहीं, लेकिन ये स्थिर 2 प्रणाली व्यवस्था आखिरकार टूट गई। क्या कोई बता सकता है कि इसका कारण क्या था? नायक ने तुरंत उत्साह से हाथ उठा दिया। उसने उस समय के पहले एनहेंसमेंट मैच का नाम बताया। शिक्षक ने संतुष्टि से सिर हिलाया। ये पुरानी जादुई थ्योरी और जटिल सूत्र थे, यहाँ तक कि ली रुईजुन के लिए भी इन्हें समझना आसान नहीं था। लेकिन नायक के लिए ये बहुत आसान था। दूसरी दुनिया से आने वाले व्यक्ति को इस सिस्टम ने इस दुनिया की मूल जानकारी पहले ही दे दी थी। उसे केवल जानकारी ही नहीं मिली थी, बल्कि कई चीजों की व्याख्या भी उसके लिए उपलब्ध थी। इसलिए परीक्षा के सवालों को लेकर नायक बाकी छात्रों से ज्यादा आत्मविश्वासी था। लेकिन आसपास बैठे छात्र उसे देखकर हंसने लगे। अरे, स्कूल का नंबर 1 छात्र अभी भी इतनी मेहनत से पढ़ रहा है, और जो इतना पढ़ रहा है वही नंबर 1 है। तभी कुछ छात्रों ने मजाक उड़ाया। शिक्षक ने अंततः क्लास खत्म कर दी। क्लास के बाद ली रुईजुन नायक के पास आया और उसे साथ खाना खाने के लिए बुलाया। दोनों कैंटीन की तरफ चले गए। वहां उन्होंने एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति को देखा। उसका नाम था तारांकन शेन यिंगजुन तारांकन। वह इस दुनिया के मुख्य पात्रों में से एक था और ली रुईजुन का सबसे अच्छा दोस्त भी था। नायक ने उसे देखकर सोचा कि इस बार घटनाएं मूल कहानी से अलग दिशा में जा रही थीं, क्योंकि इस बार ली रुईजुन ने उसकी टीम में शामिल होने का फैसला किया था। शेन यिंगजुन ने नायक को देखा। तुम जिन सान्यू हो, है ना? मैंने तुम्हारा वीडियो भी देखा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तुम दोनों साथ क्यों चल रहे हो। ली रुईजुन ने कहा, हमने टीम बना ली है। परसों हम साथ में अंडरग्राउंड सिटी एक्सप्लोर करेंगे। शेन यिंगजुन कुछ देर चुप रहा। फिर उसने पूछा, तुमने इसे टीम में क्यों लिया? तुम तो वैसे भी आसानी से प्रथम स्थान हासिल कर सकते हो। ली रुईजुन ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि इस बार लियू याला काफी करीब है। मैंने सुना है कि उसने अपनी टीम में 2 सबसे कम रैंक वाले छात्रों को भी रखा है। शेन यिंगजुन हैरान रह गया। फिर उसने मजाक किया, ये तो तुमसे भी ज्यादा दिलचस्प है। ली रुईजुन कुछ देर चुप रहा। शायद उसके मन में भी यही चल रहा था कि यह लड़का दिन ब दिन ज्यादा परेशान करने वाला होता जा रहा है। तीनों एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। पास में बैठी एक लड़की यह सब देख रही थी। उसका नाम शियान था। वह अपने हाथों पर चेहरा रखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ नहीं, लेकिन उसकी नजरें लगातार शेन यिंगजुन पर थीं। वह सोच रही थी, ये रुईजुन के इतना करीब कैसे आ गया? खाना खाने के बाद कुछ लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में अभ्यास करने चले गए। नायक ने अपना पूरा ध्यान जादुई शक्ति पर लगाया। उसने जादू को अपने हाथ में पूरी तरह नियंत्रित किया। फिर उसने उसे सामने रखी लकड़ी की संरचना की ओर भेजा। धड़ाम, जादू सीधे लकड़ी पर जा लगा। इस बार उसकी जादुई शक्ति बीच में गायब नहीं हुई। आसपास के छात्र हैरान थे। लगता है ये इतना भी बुरा नहीं है। ये तो मेरी उम्मीद से काफी बेहतर है। नायक ने मन ही मन कहा, क्या तुम लोग थोड़ा शांत नहीं रह सकते? मैं सब सुन रहा हूँ। उसके जादू के इस बार सफल होने का कारण काफी सरल था। पिछली जिंदगी में नायक अपने पॉइंट्स से लगातार अलग अलग खरीदता था। हर खरीदने पर उसकी कीमत बढ़ती जाती थी। उदाहरण के लिए, किसी को 10 बार खरीदने के बाद उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती थी। बिल्कुल गेम की तरह, जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, आगे बढ़ना मुश्किल होता जाता है। इस बार नायक ने अपनी सारी पॉइंट्स केवल पर खर्च नहीं की। उसने उपन्यास में दिखाई देने वाली एक विशेष क्षमता खरीदी थी, तारांकन प्रकृति का आशीर्वाद। तारांकन इसका आसपास के वातावरण के आधार पर काम करता था। अधिकतम स्थिति में यह उसे अतिरिक्त तारांकन 150% जादुई शक्ति तारांकन दे सकता था। इसके अलावा जीवन शक्ति और जादुई शक्ति की को तारांकन 200% तक बढ़ा सकता था। तारांकन उसने एक ऐसी घड़ी भी खरीदी थी जिसे बाद में वापस करना जरूरी था। किसी ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह घड़ी बेचकर खरीदी जा सकती थी। सिक्कों के बदले बेचना थोड़ा नुकसानदायक था, लेकिन प्रकृति के आशीर्वाद और उस घड़ी की वजह से इस बार उसका शुरुआती स्तर पिछली जिंदगी की तुलना में काफी बेहतर था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। नायक हैरान हो गया। किसी ने मुझे मैसेज किया। उसने फोन देखा। स्क्रीन पर शेन जिहे, यिन हेइंग और झेंग जिंगताई के नाम दिखाई दे रहे थे। नायक ने सोचा, इनमें से यिन हेइंग को छोड़कर बाकी लोग तो मुझे जानते भी नहीं। क्या ये सभी अभी बहुत कमजोर हैं? लेकिन उसे याद था कि कहानी के बाद के हिस्से में यिन हेइंग एक महत्वपूर्ण किरदार बनने वाला था। शायद इस समय उसने उसकी असली क्षमता को अभी पहचाना नहीं था। ली रुईजुन ने सभी से अपनी अपनी विशेषज्ञता बताने को कहा। शेन जिहे ने बताया कि वह सपोर्ट टाइप है और उसकी दूसरी क्षमता लिमिटेशन से जुड़ी है। यिन हेइंग ने बताया कि वह लिमिटेशन टाइप है, उसकी आइस है और उसकी दूसरी क्षमता सपोर्ट से जुड़ी है। झेंग जिंगताई ने बताया कि वह इन्हेंसमेंट टाइप है और उसकी दूसरी क्षमता लिमिटेशन है। नायक ने भी कहा कि वह इन्हेंसमेंट टाइप है। तभी किसी ने मजाक उड़ाया, तुम इन्हेंसमेंट टाइप हो? मुझे लगता है पूरे स्कूल में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे यह बात पहले से पता न हो। नायक ने बात को नजरअंदाज किया और अपनी योजना बताई। उसने कहा कि टीम के बाकी सदस्यों को मुख्य रूप से ली रुईजुन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल लियू याला को हराने का यह सबसे सुरक्षित तरीका था। भाग 5, ट्रेनिंग और अंडरग्राउंड सिटी कहानी। फिर ट्रेनिंग क्लास की ओर चली गई। शिक्षक ने एक छात्र से कहा, तुम जादू को नियंत्रित करने पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो और असली जादुई शक्ति पर कम। थोड़ा ज्यादा ध्यान शक्ति पर दो, ताकि उसे तेजी से रिलीज कर सको। उसी समय लियू याला भी जादू का अभ्यास कर रही थी। उसके हाथ में चमकती हुई आग की जादुई शक्ति दिखाई दे रही थी।
पास के शिक्षक ने उसे देखा और तुरंत उसकी कमजोरी पहचान ली। उसकी तकनीक बहुत शानदार थी, उसमें असाधारण प्रतिभा भी थी, लेकिन वह अभी भी बहुत युवा थी। जादू के इस्तेमाल में उसकी कुछ कमियां थीं। तभी शिक्षक ने अचानक एक और जादू देखा। जादू सीधे लकड़ी के निशाने पर जा लगा। शिक्षक चौंक गया। ये तो लगभग परफेक्ट रिलीज है। मैंने नहीं सोचा था कि यह छात्र सिर्फ एक दिन में इतना सुधार कर लेगा। कल तक वह लिमिटेशन क्षमता में फंसा हुआ था और जादू ठीक से रिलीज भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज वह बहुत कम जादुई शक्ति इस्तेमाल करके भी उसे पूरी तरह नियंत्रित कर पा रहा था। शिक्षक ने सोचा, लगता है उस घटना के बाद इस बच्चे ने काफी मेहनत की है। मुझे मेहनत करने वाले छात्र पसंद हैं। शाम होने लगी। विशेष क्लास खत्म हो गई। बाकी छात्र चले गए, लेकिन शिक्षक ने नायक को रोक लिया। तुमने आज क्लास में काफी मेहनत की। हाल में ट्रेनिंग कैसी चल रही है? नायक ने कहा कि जब भी समय मिलता है वह ट्रेनिंग करता है। शिक्षक ने पूछा, क्या तुम नियमित रूप से जादू की प्रैक्टिस करते हो? नायक जवाब देने ही वाला था कि शिक्षक ने खुद कहा, मैं देख सकता हूँ कि तुम बाकी चीजों में अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी जादुई शक्ति अभी भी कम है। जादू की शक्ति बढ़ाने का कोई आसान रास्ता नहीं है। तुम्हें लगातार मेहनत करनी होगी। नायक ने मन ही मन सोचा, लगता है शिक्षक ने मेरी असली कमजोरी पहचान ली है। वह तुरंत खड़ा हुआ। मैं और मेहनत करूंगा। शिक्षक हल्का मुस्कुराया। फिर उसने नायक को एक छोटा सा आइटम दिया। यह ऐसा आइटम था जो जादुई शक्ति को नियंत्रित करने और शरीर की स्थिति बनाए रखने में मदद करता था। नायक मना करने वाला था, लेकिन शिक्षक ने उससे पहले ही वह वस्तु उसके हाथ में रख दी। इसे लेकर कोई दबाव मत महसूस करना। ये केवल लेवल की सस्ती अभ्यास सामग्री है। नायक ने आखिरकार इसे स्वीकार कर लिया। धन्यवाद सर। शिक्षक के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दी। नायक को इस क्लास से अप्रत्याशित फायदा मिल गया था, लेकिन तभी उसके सामने लियू याला आ गई। नायक थोड़ा हैरान हुआ। ये यहाँ क्यों है? वह जाने लगा, लेकिन लियू याला ने उसे रोक लिया। नायक ने हल्के स्वर में कहा, क्या तुमने पिछली बार मुझे तुमसे बात करने से मना नहीं किया था? लियू याला ने कहा, वो महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने सुना है कि इस बार तुम ली रुईजुन की टीम में हो। लगता है तुम प्रथम स्थान हासिल करना चाहते हो, लेकिन इस बार प्रथम स्थान मेरा होगा, इसलिए सपने देखना बंद कर दो। इतना कहकर वह घूमी और चली गई। नायक ने उसे जाते हुए देखा। इस लड़की ने आखिर खाया क्या है? अब गुरुवार की सुबह करीब आ चुकी थी। ये पहली बार था जब पूरी टीम एक साथ इकट्ठी हुई थी। यिन हेइंग उत्साह से बोला, चलो इस सेमेस्टर में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। सब मिलकर मेहनत करेंगे। नायक ने अपनी टीम की तरफ देखा। ये टीम सच में अलग थी। इसमें 2 प्रथम स्थान वाले छात्र थे। एक ली रुईजुन था और दूसरा अपनी श्रेणी में प्रथम था, लेकिन टीम के एक सदस्य को नायक पर अभी भी भरोसा नहीं था। वह बोला, पिछली परीक्षा में तो तुम जादू भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। मुझे थोड़ा शक है, क्या तुम सच में ये कर पाओगे? नायक ने उसे केवल ठंडी नजर से देखा। अब हम एक ही टीम में हैं। मुझे इस बच्चे से कोई मतलब नहीं। वातावरण थोड़ा अजीब हो गया। एक दूसरे सदस्य ने माहौल हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, आखिर हमारे साथ रुईजुन है। मुझे लगता है वह खुद मेहनत करेगा। ये बात नायक को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने मन में सोचा, तुम्हें अपनी हैसियत का इतना घमंड क्यों है? क्या तुम भी सिर्फ ली रुईजुन की ताकत का सहारा लेना चाहते हो? उसे मानना पड़ा कि फिलहाल वह भी ली रुईजुन पर काफी निर्भर था। यिन हेइंग भी प्रतिभाशाली था, लेकिन इस समय वह ली रुईजुन से बहुत पीछे था। लेकिन एक बात नायक को परेशान कर रही थी। तारांकन इस बार ली रुईजुन की टीम मूल कहानी से पूरी तरह अलग थी। तारांकन, क्या ये सब मेरे इस दुनिया में शामिल होने की वजह से हुआ है? कुछ ही देर बाद पूरी टीम अंडरग्राउंड सिटी के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। वहां एक शिक्षक छात्रों का इंतजार कर रहा था। उसने सभी को अंडरग्राउंड सिटी एक्सप्लोरेशन के महत्व के बारे में समझाया। ये क्लास 2 हिस्सों में होने वाली थी, सुबह और दोपहर। और क्योंकि आज पहला दिन था, इसलिए सुबह केवल अंडरग्राउंड सिटी की खोज की जानी थी। शिक्षक ने समझाया, अब मैं बताता हूँ कि अंडरग्राउंड सिटी एक्सप्लोरेशन की रैंकिंग कैसे होगी। पहला है अंडरग्राउंड सिटी को पूरा करने की गति। जितनी तेजी से आप इसे पूरा करेंगे, उतने ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। दूसरा है लेवल के आधार पर एडजस्टमेंट स्कोर। आपके अपने लेवल की तुलना में आपका लेवल जितना कम होगा, आपको उतने ज्यादा व्यक्तिगत बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। और आखिरी है योगदान। इस कृत्रिम अंडरग्राउंड सिटी में एक विशेष है, आपने टीम के लिए जितना योगदान दिया होगा, उसके अनुसार आपको अतिरिक्त अंक मिलेंगे। शिक्षक ने अंत में गंभीरता से कहा, और सबसे जरूरी बात, सब लोग अपनी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखेंगे, समझ गए? सभी छात्रों ने हामी भरी। इसके बाद छात्र अंडरग्राउंड सिटी के अंदर जाने लगे। तभी शिक्षक झांग वहां पहुंचे। टीचर झांग, आप आखिर वापस आ गए। मैं काफी समय से आपका इंतजार कर रहा था। एक शिक्षक ने मजाक में कहा, चलो अनुमान लगाते हैं कि कौन सी टीम सबसे ज्यादा स्कोर करेगी। टीचर झांग ने जवाब दिया, अगर हर कोई अलग अलग टीम पर दांव ही नहीं लगाएगा तो इसमें मजा क्या है? ज्यादातर लोग तुरंत 7वीं टीम का नाम लेने लगे। मैं भी 7वीं टीम पर दांव लगाता हूँ।